Hello friends, my name is Avik Jain and I have secured All India Rank 2018 JEE Advanced 2021. Today I am going to share some tips and strategies for the preparation of JEE Advanced. So let us first start with physics. फिजिक्स मैंने जो बुक्स यूज़ की थी मेनली, सबसे पहले मैं कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद HCV करता था, HC वर्मा। उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। वो मेनली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही होता है। उसके बाद अपना जो कोचिंग का मॉड्यूल है वो करता था सॉल्व में अपना। उसके बाद फिर जो जेई के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने सारे सॉल्व करता था हमेशा। उसमें जो रीसेंट क्वेश्चन है एक तो वही होते हैं हमेशा, पर जो क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्टिव, तब आईडी सब सब्जेक्टिव होता था, तब वो वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं करता था हमेशा सॉल्व। तो अगर अब वो अवेलेबल है तो वो भी कर लेने चाहिए, क्योंकि वो थोड़े मुश्किल होते हैं। जो जैसे जो आजकल आते हैं उससे लेवल उसका थोड़ा ज़्यादा होता है और उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, पर तो वो सॉल्व कर लेने चाहिए अगर अवेलेबल हो। और ऐसी क्वेश्चंस की बुक आती है आई रेडोफ, तो वो भी करनी चाहिए। वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको और उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बहुत। तो वो भी मैं 2 बार सॉल्व की थी इनफैक्ट। तब मैंने एक और चैप्टर पढ़ा था और जब रिविजन किया था एक बार। और फिर जो ऐसे फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं वो भी जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उसकी, वो भी अच्छे होते हैं बहुत। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे हैं, तो वो भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको। और उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री देखें अगर, तो जो बुक्स मैंने यूज़ की थी प्रैक्टिस के लिए, एक एनावर्सी एक बुक आती है और एक नीरज कुमार। तो दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं और कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं। और फिर थ्योरी के लिए जो मैंने बुक्स यूज़ की थी, एक क्लास नोट्स रेफ़र करे थे मैंने अपने, और एनसीईआरटी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली 2 टाइप के चैप्टर्स होते हैं। जैसे एक कुछ चैप्टर्स होते हैं जो फिजिक्स बेस्ड होते हैं थोड़े, थर्मोडायनेमिक्स है और इक्विलिब्रियम है। इनमें तो थ्योरी बहुत कम होती है और मेनली प्रैक्टिस करनी होती है हमें। तो इनमें तो जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने करने चाहिए, और इनमें बस ध्यान रखना चाहिए कि न्यूमेरिकल एक्यूरेसी मेंटेन रहे और स्पीड बनानी चाहिए इनमें, क्योंकि इनमें मेनली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं हमारे। उसके बाद कुछ चैप्टर्स होते हैं सरफेस केमिस्ट्री, तो इनमें तो बहुत सारा याद करना होता है। तो इसमें तो मैंने थ्योरी के लिए एनसीईआरटी रेफ़र करी थी मेनली। और इनमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर होकर पढ़ रहे हैं चैप्टर को, या फिर मतलब रटने का एटीट्यूड रख रहे हैं इसमें। जब भी पॉसिबल हो इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए चैप्टर को। थोड़ा चैप्टर पढ़ते हुए हमारा इंटरेस्ट बना रहे और चीज़ें याद भी आराम से हो जाए। इनसे सोचने की कि याद करना है हमको सब कुछ, सोचें कि अगर हम कि इंटरेस्ट लेके पढ़े उसको तो चीज़ें जल्दी जल्दी याद होने लगती हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री जब मैंने पहली बार पढ़ा था चैप्टर अपना, तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं बना था उसमें और मैं चीज़ें भूलने लगा था बहुत जल्दी उसमें 1-2 हफ्ता में ही। तो मैंने तो उसको दोबारा पढ़ा एक बार टीचर के बोलने पे, और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ा उसको मैंने। तब रियलाइज़ हुआ कि चैप्टर में इंटरेस्ट ही बन जाता है और पढ़ने में मज़ा भी आता है थोड़ा, और चीज़ें याद भी हो जाती है आराम से। तो ये ध्यान रखना चाहिए इसका। और क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहने चाहिए उसके। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, तो इतनी कोई क्वेश्चन से दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें अगर, तो जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी थ्योरी के लिए, एक तो क्लास नोट्स रेफ़र करे थे अपने और एनसीईआरटी। इसमें आपकी मोस्टली जितनी भी थ्योरी है वो सारी कवर हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस आजकल जो आते हैं कभी कभार वो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, पर उनके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो सबको ही पता नहीं होगा ऐसे मोस्ट प्रोबेबली। और उनके लिए अगर आप पूरा पढ़ने बैठे हैं, अगर हम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बहुत टाइम लग जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली याद भी नहीं होंगी चीज़ें। तो उसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और जो क्लास नोट्स और एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर हो जाती हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने के कुमार नाम की बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैंने यूज़ करी थी, और जो कोचिंग का जो मॉड्यूल मिलता था वो। उसके बाद कुछ चैप्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इनमें मैंने और भी बुक्स रेफ़र करी थी, जैसे जेडी ली, क्योंकि इनमें मोस्ट ऑफ दी चीज़ें लॉजिकल होती हैं और जो स्पेशल केसेस होते हैं जैसे वो समझने वाले होते हैं थोड़े इनमें, तो वो आराम से याद हो जाते हैं ऐसे चैप्टर्स में। तो मैंने उनमें जेडी ली रेफ़र करी थी एक बुक, जो इंडियन वर्जन आता है उसका, और थोड़ी इन डेप्थ पढ़ने के लिए उसको। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर, तो इसमें सबसे पहले हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर। ये भी थोड़ा बहुत याद करने का ही होता है इनमें, पर अगर अगेन हम इंटरेस्ट लेके पढ़ें इनको, तो वो भी आराम से, जो स्पेशल केसेस होते हैं जैसे इनमें, वो याद हो जाते हैं आराम से। उसके बाद चैप्टर आता है आइसोमेरिज्म। इसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IUPAC से बहुत अलग होता है, क्योंकि इसमें याद करने का बहुत कम होता है इसमें, और क्वेश्चन ही मेनली करने होते हैं जैसे मैथ्स से होता है। तो इसमें जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने करने चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कभी दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा, पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो, इससे ऑलमोस्ट हमेशा ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके उसमें काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलता है हमें, तो वो एक बार ढंग से समझ लेने चाहिए क्लास में, और फिर उनकी जितनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए 12th में भी,
क्योंकि आइसोमेरिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमेशा कोई भी चैप्टर है उसके साथ मिक्स होकर आ जाता है, तो उसको हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद 12th में हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, तो इनके जो रिएक्शन, बहुत सारे इनके रिएक्शंस आते हैं जैसे, तो उनको याद करने का सिंपल तरीका है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जैसे अल्काइल हैलाइड्स है, तो इसके आप बेसिक जो रिएक्शंस है SN1 SN2 वो समझ लें अच्छे से, और जितने भी फिर रिएक्शंस आएंगे इसके बाद नेम रिएक्शन जो भी इसके रिएक्शंस आते हैं वो आपको आराम से याद हो जाएंगे अगर आप SN1 SN2 समझ लें अच्छे से। तो ऐसे ही हर चैप्टर में रहता है, ऐसे अल्कोहल ईथर्स है और एल्डिहाइड कीटोन्स है। अल्कोहल ईथर्स में कार्बोकेटाइन से रिएक्शन समझ लीजिए एक बार अच्छे से, तो जितने भी रिएक्शंस आएंगे अल्कोहल ईथर के सारे याद हो जाएंगे एक साथ, और ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन्स में, तो ऐसे ही चलता रहता है इसमें। तो उसमें भी बहुत इंटरेस्ट बन जाता है आराम से, तो उसमें आराम से ही याद हो जाती हैं। जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस के लिए मैंने MS चौहान यूज़ करी थी, और जो अपने कोचिंग का जो बुक्स मिलती थी मुझे, और जो JEE के जो प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं, और जो थ्योरी के लिए मैंने जो क्लास नोट्स हैं अपने, और पीटर साइक्स और सोलोमन फ्राइल जो इंडियन वर्जन आता है। उसके बाद मैथ्स में आए अगर, तो मैथ्स में भी सब जानते हैं कि बहुत तरह की प्रैक्टिस करनी होती है, थ्योरी का इतना कुछ इंपॉर्टेंस होता नहीं ज़्यादा। तो उसमें जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी प्रैक्टिस के लिए, एक तो संगेची एग्जाम क्रैक सीरीज़ आती है JEE एडवांस के लिए, 5 बुक्स का वॉल्यूम सेट आता है एक, वो यूज़ किया था मैंने पूरा। और जो कोचिंग का जो मॉड्यूल मिलता है वो किया था मैंने सॉल्व। जो JEE के जो प्रीवियस से क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व किए थे, और जो मेरी कोचिंग से मिलते थे मुझे असाइनमेंट्स और एडिशनल्स वो मैंने सॉल्व किए थे सारे। तो इनसे मेनली प्रैक्टिस ही करनी होती है मैथ्स में, और थोड़ा 11th में हम बेसिक टेक्निक सीखते हैं जैसे अलजेब्रा की, वो कैलकुलस में भी यूज़ होती हैं जैसे, तो उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए 11th में ही। सो ये तो एक होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट प्रिपरेशन का JEE की, पर जो आजकल बहुत टेस्ट हो रहा है JEE की प्रिपरेशन में वो है मेंटल टफनेस बच्चे की। तो उस जो एग्ज़ाम टेम्परामेंट होता है उसको हमें अच्छे से डेवलप करना चाहिए, सो दैट हम पेपर के बीच में कभी पैनिक ना करें। तो इसका एक ही तरीका है कि वंस आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए 12th के बाद, तो जितने भी टाइम बचता है उसमें जितने भी टेस्ट दे सकते हैं उतने टेस्ट देने चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी कोचिंग की एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ जो आती है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो वीकली बेसिस पे टेस्ट होते हैं उनको रेगुलरली देना चाहिए, कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए कभी भी। टेस्ट देने के मेन फ़ायदा एक तो ये होता है कि आपकी लर्निंग बहुत होती है टेस्ट देने से, तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक्सपोज होते हैं आप। और फिर एक और फ़ायदा होता है कि आपको अपने वीक एरियाज पता चलते हैं। जब भी कोई टेस्ट कंप्लीट होता है आपका रिजल्ट आने के बाद, उसका आपको टेस्ट एनालिसिस हमेशा करना चाहिए कि आप कहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो आपको आते थे ऑलरेडी पर आप कर नहीं पाए इस समय, तो इसका ध्यान, और जो आपके वीक एरियाज हैं उनको वो भी आइडेंटिफाई करने चाहिए आपको, और उन पर और मेहनत करनी चाहिए। तो इससे आपके वीक एरियाज हैं वो भी कवर हो जाते हैं, और आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी वो भी डेवलप होता है। टेस्ट देते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप पैनिक नहीं हो रहे हैं, कि उस चक्कर में जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं वो भी आपके मतलब गलत हो जाएंगे, और फिर आपको जो स्कोर है कम हो जाता है इससे। जो मैंने जो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी वो ये था कि पेपर में सेक्शन वाइज करता था सॉल्व हमेशा। सेक्शन 1 जैसे यूजली सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सॉल्व कर लिए, फिर सेक्शन 2 और फिर सेक्शन 3 ऐसे ही। इससे मेरा हमेशा गारंटी होता था कि पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि मुझे आता है और वो मेरा स्किप हो जाता था हमेशा। ऐसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको आप जैसे जैसे आ रहे हैं उनको छोड़ते रहना चाहिए, और जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ के हमेशा आखिरी में ही करना चाहिए। इसका एक तो फ़ायदा यही होगा कि आपके जो ईजी क्वेश्चन है वो रह नहीं जाएंगे पेपर के समय, और जो क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको करने के चांसेस ही बढ़ जाते हैं बाद में, क्योंकि उस समय टाइम प्रेशर नहीं होता है आप पे। और मोर इम्पोर्टेंटली कभी भी प्रिपरेशन के समय डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरी भी थोड़ी JEE मेन में रैंक थोड़ी लो आई थी जैसे जब फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ था उससे, और फिर मैंने इंस्पिरेशन ली उल्टा और कि मैं JEE एडवांस और अच्छा करूँगा। तो ऐसे ही मोटिवेटेड रहना चाहिए हमेशा प्रिपरेशन के समय। कोई भी टेस्ट में आपके रैंक थोड़ी ख़राब आ जाए कभी भी, तो परेशान नहीं होना चाहिए, इंस्टेड मोटिवेट होना चाहिए अगले टेस्ट के लिए कि इसमें और अच्छा करेंगे हम। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और फिर ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू।